दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विद यशवंत साध। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान। आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। केंद्र सरकार क्या होती है। केंद्र सरकार तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में संसद आती है, लोकसभा और राज्यसभा, ये दो सदन। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी होते हैं। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश होते हैं। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कार्यपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका की जो अलग अलग चरण पार्ट हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, इन सब के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखिएगा। शुरू करते हैं। कार्यपालिका जो अभी अपन ने बात करी थी, स्टार्टिंग में जो अपना पॉइंट था राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति है वो संविधान के अनुच्छेद 52 के उपबंध के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 52 का एक उपबंध है, उसके अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 52 के उपबंध में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 के अनुसार, तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा करेगा। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कार्यपालिका शक्ति के बारे में कि वो जो कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीन पदाधिकारियों के द्वारा उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले जो दूसरा पॉइंट देखा था उसका यहाँ तोड़ आ जाता है कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे वो कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान है, वैधानिक प्रधान है। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान है। ठीक है, ये जो हमारे देश की जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस लोकतांत्रिक प्रणाली में ये चीज़ें लागू होती है। जैसे हमारे देश में जो संसदीय शासन प्रणाली लागू है उस संसदीय शासन प्रणाली में ये होता है। अगर हमारे देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू होती तो फिर कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान नहीं होकर के राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान होता। चूँकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान हैं। ठीक है, ये जो इसका पहले अपन ने काफ़ी वर्णन कर चुके हैं। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था है। ठीक है, ये जो संसदीय व्यवस्था अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था वही ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था जिसमें राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। और एक होती है अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो अमेरिका में है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो वास्तविक प्रधान होता है, परंतु भारत में संसदात्मक व्यवस्था है तो हमारे देश में जो राष्ट्रपति है वो वैधानिक प्रधान है। वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। जो भी राष्ट्रपति होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है। पहला है वह भारत का नागरिक हो, ये ज़रूरी है, वही राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी कर सकते हैं। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। जो भी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है वो 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी वो सभी योग्यताएं हों जो लोकसभा के सदस्य में होती हैं। अगर उनमें से एक भी योग्यता नहीं हो तो वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं होता। जो भारत या अन्य किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारियों का या लाभ का पद धारण किए हुए ना हो। भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई भी संस्था हो उसके अंतर्गत वो किसी भी सर्विस में ना हो, ये ज़रूरी है राष्ट्रपति पद के लिए। भारत का राष्ट्रपति संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद में यानी लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानमंडल यानी विधानसभा या विधान परिषद, इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हालांकि इसके बारे में अपन पहले के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, पर राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर हैं तो उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा अपन को। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में राष्ट्रपति महोदय का चुनाव होता है। और चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये जो राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्य होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य हैं संसद के
लोकसभा और राज्यसभा के, वो भाग लेते हैं। राज्य तथा संघीय क्षेत्र, हालांकि पहले ये नहीं थे, तो राज्यसभा और संघीय क्षेत्र के जो हैं निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, वो भी भाग लेते हैं। पर वो कब से भाग लेने लगे? 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। इसके पहले दोनों सदनों के सदस्य ही भाग लेते थे। अब आगे विधानसभा के भी सदस्य, यानी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? उसमें गुप्त मतदान द्वारा उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। अब ये न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या, यानी जो भी वोट पड़े वो, भागित निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, और इसका जो भी उत्तर आता है उसमें +1 किया जाता है। ये न्यूनतम कोटा है। ठीक है, तो ये न्यूनतम कोटा जिसको भी प्राप्त हो जाता है वो राष्ट्रपति का निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है। तो न्यूनतम कोटा निकालने के लिए जितने भी वोट पड़े वो, उसमें भाग देना है निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। तो इस तरह से न्यूनतम कोटा जो भी प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है। आगे पढ़ते हैं राष्ट्रपति की पदच्युति की पद्धति, यानी राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। तो उसके लिए जो शब्द काम में लिया जाता है उसको कहते हैं महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग लगा करके पदच्युत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को पदच्युत ये कब कैसे किया जाता है, या महाभियोग कौन से अनुच्छेद के द्वारा लिखा गया है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग लगा करके उनके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। ठीक है, जब भी महाभियोग लगाना हो तो उसकी अनुमति पहले ली जाती है, परमिशन ली जाती है। तो परमिशन के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के जितने भी जो भी सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, तो उस सदन की समस्त जितनी भी संख्या है उसके 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने ज़रूरी है, तभी अभियोग चलाने की अनुमति मिलती है और उसके बाद अभियोग चलाया जाता है। अभियोग का प्रस्ताव पास होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार करना होता है। ठीक है, पहले तो सदस्यों ने अनुमति ले ली, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करवा के, फिर वो प्रस्ताव उसमें किया कि भाई हम अभियोग लगाना चाहते हैं। अगर ये प्रस्ताव पास भी हो जाता है तो पास होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार करना होता है। ठीक है, ये जब प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर 14 दिन बाद एक बार और विचार होता है। यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए। ठीक है, अगर फिर से ये जो प्रस्ताव है वो सदन के 2/3 सदस्य 2/3 सदस्यों से स्वीकृत हो जाए तो उसे द्वितीय सदन यानी दूसरे सदन में भेजा जाता है, जहाँ पर पहले तो ये काम हो गया एक सदन में, अब दूसरे सदन में इसको भेजा जाता है। द्वितीय सदन स्वयं या विशेष समिति से जांच करवाता है। ये जो महाभियोग है उसके ऊपर जांच करवाता है, या तो स्वयं जांच करता है या उनमें से कोई एक विशेष समिति बना देते हैं, उस विशेष समिति से जांच करवाते हैं। और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर जो आरोप लगे हैं महाभियोग लगाने के लिए, वो आरोप अगर सिद्ध हो जाते हैं तो सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लें, तो फिर प्रस्ताव स्वीकार होने की तिथि से राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा। देखिए, ये प्रोसेस है राष्ट्रपति को हटाने का। सबसे पहले तो सदस्यों की अनुमति लेनी होती है, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होने ज़रूरी है इसमें। फिर ये हो जाए उसके बाद उसका प्रस्ताव, फिर प्रस्ताव हो जाए उसके बाद उसको पारित करना, पारित होने के बाद भी 14 दिन बाद फिर से विचार करना, और उसमें फिर 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर स्वीकृत हो जाए तो फिर अगले सदन में भेजना। अगले सदन में जाँच होती है, जाँच के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फिर 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से उस महाभियोग का प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, तो फिर राष्ट्रपति को पदच्युत समझा जाएगा या उनको अपने पद से हटना तय हो जाता है। ये थी राष्ट्रपति के पदच्युत होने की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो 2 तरह से हैं, एक तो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं और दूसरी हैं संकटकालीन शक्तियाँ। तो ये वो दोनों अलग अलग शक्तियाँ हैं, उन पे से हम पहले पढ़ेंगे सामान्यकालीन शक्तियाँ।
सामान्यकालीन शक्तियाँ में पहला है कार्यपालिका तथा प्रशासनिक शक्तियाँ। दोस्तों, कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कार्यपालिका होती है या जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, परंतु जो काम होता है वो सभी राष्ट्रपति महोदय के नाम से ही होता है। जितने भी कार्य होते हैं शासन संबंधी वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। इसलिए ये राष्ट्रपति को ये शक्ति मानी जाती है कि कार्यपालिका और प्रशासनिक संबंधी ये शक्ति होती है। हालांकि काम वो करते हैं, मंत्रिमंडल और कार्यपालिका करती है, परंतु नाम राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति महोदय के नाम से ये काम होते हैं, इसलिए इसको कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति कहा जाता है। अब ये जो कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियां हैं उनमें से एक एक करके है। सबसे पहला है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति। जितने भी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो राष्ट्रपति महोदय की सलाह से ही मंत्रियों की या राज्य के राज्यपाल या उच्चतम न्यायालय के या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये जितने भी लोग हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, इन सब की नियुक्ति और पदच्युति राष्ट्रपति महोदय की सलाह से ही प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अगली है शासन संचालन संबंधी शक्ति। देखिए दोस्तों, देश के जो शासन का संचालन होता है वो संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी हैं, कर्मचारी जितने भी हैं या जो भी हैं, उन सब का जो निर्माण मतलब वो सब करते हैं, वो संसद करती है। तो संसद के जो अपने सदन है दोनों, तो उन दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसका जो संयुक्त बैठक का अध्यक्ष का काम वही हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो शासन संचालन एक तरह से समझा जाता है कि वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही हो रहा है। अगला है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक क्षेत्र यानी विदेश मामले में। तो दोस्तों, विदेश में जो हमारे राजदूत होते हैं, जो हमारे एम्बेसडर होते हैं, उनका या जो भी प्रतिनिधि होते हैं, उन सब की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो वैदेशिक क्षेत्र में भी उनकी शक्ति का उतना उपयोग करते हैं। अगला है सैनिक क्षेत्र में शक्ति। दोस्तों, यूँ तो देखा जाए ना तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, भारत की जो जितनी भी सेना है, हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सब का प्रधान सेनापति होता है। परंतु इसका जो अधिकार है, इस अधिकार का जो प्रयोग है वो कानून के अनुसार ही कर सकता है। और उसमें फिर जैसे युद्ध है, शांति है, ऐसे मामलों में कानून बनाने का जो अधिकार है या शक्ति है वो केवल संसद को प्राप्त है। तो संसद के बिना स्वीकृति के फिर राष्ट्रपति महोदय ये काम नहीं कर सकते। हालांकि वो होते तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, परंतु संसद की कहीं ना कहीं इसमें अपनी इच्छा शक्ति होती है कि वो संसद के इच्छा के ऊपर ही वो काम आगे कर सकते हैं। सेना का प्रयोग हो या जो भी घोषणा युद्ध की करनी हो, जो भी करनी हो, वो संसद की पहले अनुमति ज़रूरी होती है। अगली है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में दोस्तों अलग अलग काम होते हैं। जैसे हमारे जो कार्यपालिका संबंधी जो काम होते हैं, उन सब में जो भी काम किए जाते हैं, तो संसद की जो दोनों सदन होते हैं, उन सब के संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक होती है, उनकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपति करते हैं और उनके अभिभाषण होते हैं। जो भी उनकी शासन की नीतियाँ होती है वो वहाँ पर उस संसद के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो विधायी क्षेत्र में कानून बनाने के मामले में भी राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है। विधायी शक्ति में सबसे पहला है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन में अभी मैंने आपको बताया कि संसद के जो दोनों सदन हैं, उन सबकी संयुक्त बैठक का या संसद का अधिवेशन बुलाना, संसद के अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करना, ये सभी काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और वो अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करें तो लोकसभा को फिर भंग भी कर सकते हैं। और हमारे देश में ऐसा 9 बार हो चुका है कि हमारे देश में समय से पूर्व, वैसे लोकसभा 5 साल के लिए होती है, पर समय से पूर्व 9 बार लोकसभा भंग भी हो चुकी है। तो ये राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय की सिफारिश पर। अगली विधायी शक्ति है जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करने की शक्ति। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनमें 2 आंग्ल भारतीय समूह के जो सदस्य हैं उनको हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। और राज्यसभा में 12 जो सदस्य हैं जो अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में कोई विशेष महारत हासिल किए हों, उनको राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। तो सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्यों को
अगला है विधायी शक्ति में विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग। देखिए, इसमें जो भी विधेयक पारित होता है या पास होता है अपने लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से पास होकर के राष्ट्रपति महोदय के साइन के लिए आ जाता है। जब राष्ट्रपति महोदय इसको स्वीकृत कर लेते हैं तभी वो विधेयक कानून के रूप में ग्रहण होता है। राष्ट्रपति एक महोदय अगर स्वीकृत नहीं करते हैं तो वो विधेयक कानून के रूप में ग्रहण नहीं होता। हालांकि उसका प्रोसेस यूँ है कि फिर राष्ट्रपति महोदय उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो उसको वापस भेज देते हैं पुनः विचार के लिए, और पुनः विचार के बाद जब वापस आता है उनके पास तो फिर उनको स्वीकार करना पड़ता है। परंतु एक बार तो उनको ये इसको निषेध करने का अधिकार है, निषेध का अधिकार का प्रयोग विधायी शक्तियों में ये कर सकते हैं। अगला है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, ठीक है, उस समय राष्ट्रपति महोदय हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उनको ये अधिकार है कि उस समय वो अध्यादेश जारी कर लेते हैं। परंतु होता क्या है कि ये अध्यादेश संसद का जब अधिवेशन प्रारंभ होता है उसके 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है, और अगर संसद चाहे तो वो जो है उसके इस अवधि से पहले भी उस अध्यादेश को समाप्त कर सकती है। पर एक बार तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय को है। तो ये थी दोस्तों विधायी शक्तियाँ। अगली है वित्तीय शक्तियाँ। जब दोस्तों बजट सत्र अपना शुरू होता है तो उसके पहले संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस साल की जो भी इनकम होगी या जो भी खर्च होगा, मतलब आय व्यय का जो विवरण है वो रखवाने के लिए कहता है। और फिर उनकी आज्ञा के बिना कोई भी धन विधेयक है या अनुदान है या कोई मांगे हैं वो लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। तो उनकी अनुमति ज़रूरी है कोई भी धन विधेयक संबंधी या अनुदान संबंधी कोई मामले हों उसमें। अगली है न्यायिक शक्तियाँ। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसमें यहाँ पर थोड़ी सी एक वो बात है जो राष्ट्रपति महोदय को कुछ अधिकार दे दिए हैं न्यायपालिका के संबंध में, कि अगर किसी को ऐसा दंड दे दिया, कोई मृत्यु दंड दे दिया, कोई बहुत विकट सज़ा दे दी, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को ये शक्ति है कि वो उस व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के सामने कोई भी दंड प्राप्त व्यक्ति जाते हैं तो उनको ये अधिकार है कि वो उनको क्षमा कर सकते हैं। पर उन परिस्थितियों को देखा जाता है। आप कभी ये न्यूज़ चैनल नहीं हो देखते तो उनमें कभी कभी आता है, अभी थोड़े समय पहले ही एक जो हुए थे बलात्कार के मामले वो सब हुए थे, और उनमें भी वो गए थे राष्ट्रपति महोदय के पास क्षमादान के लिए, पर राष्ट्रपति महोदय ने वो अस्वीकार कर लिया। तो दोस्तों आप भी ये टेलीविज़न और जो न्यूज़पेपर है उनमें देखते रहिए, उनमें कई सारी चीज़ें हमको पता लगती हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमको ये नॉलेज वहाँ से भी मिलता है कि किसको क्या अधिकार है और कौन क्या कर सकते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है क्षमादान का। ये थी दोस्तों सामान्यकालीन शक्तियाँ। आप पढ़ रहे हैं अपन संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियों में पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में जो भी संकटकालीन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति महोदय को क्या शक्तियाँ हैं। तो जब भी इमरजेंसी लगती है या जो भी ऐसी कोई आपातकाल जब लगता है तो इसका रीज़न ये होता है कि देश में अशांति है या कहीं बाहरी आक्रमण हो गए हैं या ऐसा कुछ हुआ हो, तो राष्ट्रपति महोदय को ये अधिकार है कि वो उस स्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था। तो जब कभी भी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो उस समय ये राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो उस समय संकटकाल या आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला है वित्तीय संकट। जब कभी भी भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को या क्रेडिट को खतरा पहुंचता है तो उस समय भारत में वित्तीय संकट की घोषणा भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दोस्तों ये जो शक्तियां आपने अभी देखी उन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सामान्यकालीन शक्तियां या अधिकार में पहला है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है, अर्थात शासन की समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा पहले भी देखा था। अगला है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदच्युति। इसी में कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति होती है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, विदेश में राजदूत, इन सब की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। शासन संचालन संबंधी शक्ति में विभिन्न प्रकार के नियम बनाना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण और मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का वितरण, ये सभी काम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति और विदेशियों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना, यानी विदेश के सभी मामले आ गए। इसको अपन ने डिटेल में जब एक एक पॉइंट पढ़ रहे थे तब भी काफ़ी कुछ देख लिया था, इसलिए भी ज़्यादा अपन इसका और वर्णन नहीं करेंगे। संधियाँ और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किसी भी देश से संधि कर रहे हैं या किसी भी देश के साथ समझौता कर रहे हैं तो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। सैनिक क्षेत्र में शक्ति। भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। प्रतिरक्षा सेवा, युद्ध और शांति आदि विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। अतः बिना संसद की स्वीकृति के युद्ध की घोषणा या सेना का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। ये अपन ने उस समय भी इस बात की थी इस बारे में। अगला है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में विधायी क्षेत्र का प्रशासन, संसद का अधिवेशन बुलाना और उसकी समाप्ति की घोषणा करना, फिर प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग करना, और ऐसा आपने 9 बार हो चुका है, ये अपन ने पहले देख लिया था। संसद अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देना, ये विधायी क्षेत्र में का जो प्रशासन है उसमें विधायी शक्ति में राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राज्यसभा में 12 सदस्य जो विभिन्न क्षेत्र में सेवा के हैं उनको, और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति महोदय को है। विधेयक पर निषेध अधिकार का प्रयोग। प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। विधेयक को सुझावों के साथ संसद में पुनः विचार के लिए लौटाया जा सकता है, परंतु यदि संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, राष्ट्रपति महोदय ने कहा इसको संशोधन करो और वो बिना संशोधन के भी अगर आ जाता है व पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जब संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। यह अध्यादेश अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहेंगे, लेकिन संसद यदि चाहे तो इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय व्यय का विवरण रखवाएगा। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगें ये सभी लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। ये भी राष्ट्रपति को अधिकार है, ये राष्ट्रपति की शक्ति है। अगली है न्यायिक शक्तियाँ। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ठीक है, दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में इनकी अधिकार है। फिर उच्चतम न्यायालय से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। जो भी नियम है उच्चतम न्यायालय संबंधी उनमें राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति आवश्यक है। बिना उनकी स्वीकृति के कोई नियम में कोई बदलाव नहीं कर सकते। राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति महोदय को अधिकार है कि वो किसी भी दंड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकते हैं। अगली है संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। तो संकटकालीन में पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकटकालीन व्यवस्था और उसकी उद्घोषणा विधि। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति इन सब में से किसी से भी के एक होने पर यदि भारत या उसके किसी भी भाग पर शांति व्यवस्था नष्ट होने का भय हो तो राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता था। पहले 352 के अनुसार अगर ऐसा कुछ हो तो राष्ट्रपति महोदय को अधिकार था कि वो ये इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद यह व्यवस्था निम्न प्रकार है। पहले तो 352 अनुच्छेद के अनुसार यह था, परंतु 44वें संविधान संशोधन के बाद यह व्यवस्था इस प्रकार हो गई। कैसे हो गई? पहला तो इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या अन्य आशंका होने पर घोषित हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है कि भाई बाहरी आक्रमण हुआ है, कोई सशस्त्र विरोध हुआ है,
तो ऐसा आपातकाल घोषित हो सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर इमरजेंसी को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में ये हुआ कि केवल अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है इमरजेंसी लागू कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जाएगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। ठीक है, अगर मंत्रिमंडल परामर्श देते हैं कि भाई आप राष्ट्रपति जी आप आपातकाल लागू कर दो, इमरजेंसी लागू कर दो, तो ऐसा संभव है। और तीसरा है, घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत 2/3 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। अगर घोषणा कर दी इमरजेंसी की, आपातकाल की, तो उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। और इसे लागू रखने के लिए यानी और लंबा इसको खींचने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। हर 6 महीने के बाद इसकी स्वीकृति लेनी होगी कि इसको और आगे हम चलाएं। चौथा है, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। और राष्ट्रपति जी ने जो इमरजेंसी लगा दी वो लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की साधारण बहुमत से वो इमरजेंसी की घोषणा को समाप्त किया जा सकता है। ये 44वें संशोधन के बाद ऐसा लागू हुआ है। अगला है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था और इसकी उद्घोषणा की विधि। जब राज्यों में ऐसा होता है तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर, जब राज्यपाल महोदय, किसी राज्य का राज्यपाल वह सूचना करे राष्ट्रपति को, प्रतिवेदन पर वह राज्य में संकटकाल की घोषणा कर सकता है। राज्यपाल अगर राष्ट्रपति महोदय को ऐसा प्रतिवेदन दे तो संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। अगर राज्यपाल महोदय ने कहा और राष्ट्रपति महोदय ने संकटकाल लागू कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दी, तो संसद की स्वीकृति के बिना 2 माह से ज़्यादा नहीं रहेगा। फिर संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी आगे 2 माह से ज़्यादा इसको आगे लागू रखना है। तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत से प्रस्ताव पास किए जाने पर 6 माह के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। दोनों सदनों में अगर बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाए तो 6 महीने के लिए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है ना, अधिकतम 3 साल। अगला है वित्तीय संकट, रुपये पैसे संबंधी या अर्थव्यवस्था में कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसे समय में अगर वित्तीय संकट है तो उद्घोषणा की विधि क्या रहेगी। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को, क्रेडिट को खतरा लगे, भारत की जो वित्त मामले हैं उनमें अगर खतरा लगे तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए थी। जो पहले हमने पहला पॉइंट पढ़ा था उसमें जो बातें थी वो सभी बातें यहाँ पर भी लागू होती हैं। तो वित्तीय घोषणा, वित्तीय संकट में भी, और जो इसके पहले पहला पॉइंट पढ़ा था हमने केंद्र के मामले में, वो सभी दोनों में वही घोषणाएँ या वही चीज़ें लागू होती है। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन, संविधान के 63वें अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये अपन ने पहले भी देखा था। योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति की, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, उसमें वे सब योग्यताएं हो जो राज्यसभा सदस्य के लिए निश्चित की गई हो, और राष्ट्रपति के लिए वो सब योग्यताएं जो लोकसभा सदस्य के लिए निश्चित की गई हो। अगला है पदच्युति। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है उपराष्ट्रपति का, परंतु स्वेच्छा से त्यागपत्र भी दे सकते हैं वो, या राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव से जिसे लोकसभा में भी स्वीकार कर ले। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव राज्यसभा में ही पेश होगा और वहाँ से पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा भी इसको स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, परंतु यह सूचना 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति महोदय को दी जानी आवश्यक है। उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य, क्या उनकी शक्तियाँ हैं, क्या उनके कार्य हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
ये हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था। लोकसभा में तो लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, परंतु राज्यसभा में जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति, और जो उपसभापति होते हैं वो फिर राज्यसभा में से ही चुने जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे मतदान का अधिकार तो नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं वो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, पर तो इसलिए इनको वहाँ कभी वोटिंग होती है तो वोटिंग का अधिकार नहीं है। परंतु यदि पक्ष और विपक्ष किसी विषय पर दोनों बराबर हों, कभी वोटिंग हो और दोनों में बराबर बराबर वोटिंग हो जाए, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। वो अपना मत किसी को भी दे सकते हैं, जिससे वो प्रस्ताव पारित हो या प्रस्ताव निरस्त हो जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ऐसा हो कि दोनों बराबर हों तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके पद का कार्यभार संभालना, और राष्ट्रपति महोदय नहीं होते हैं या कहीं और गए हों, तो ऐसी स्थिति में उनके पद का काम जो भी होता है वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर राष्ट्रपति के त्यागपत्र दे देने से या महाभियोग के कारण राष्ट्रपति की पदच्युति पर और अन्य किसी कारण से उत्पन्न राष्ट्रपति की असमर्थता में वो राष्ट्रपति के पद का कार्य संभाल सकते हैं उपराष्ट्रपति महोदय। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।